सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक अमूमन देखा गया है कि जब कोई वज़ीर आज़म या अहम वफाकी वज़ीर साबिक हो जाए तो वो फिर एंकर्स के साथ अकेले शो करता है, पैनल के साथ नहीं बैठता। टीवी इंटरव्यूज़ के लिए इनकी यही शर्त होती है कि वो इस शो में अकेले मेहमान होंगे। चौधरी निसार अली खान ने एक दफ़ा एक टॉक शो में किसी दूसरे मेहमान के साथ शिरकत की थी, जिस पर वो बहुत पछताए थे। अगरचा इनका कहना था कि इन्हें इल्म न था कि इस शो में इनके अलावा भी कोई दूसरा सियासतदान मौजूद होगा। खैर, इसके बाद चौधरी निसार कभी उस एंकर के शो में नहीं गए। बादजा अगर उन्होंने अपने किसी एतमाद या पसंद के एंकर को इंटरव्यू दिया भी तो अपने घर पर ही दिया, जहां इनके ख्याल में इन पर अचानक ज़बानी हमला आवर होने का कोई इम्कान न था। अगर बंदा मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा हो तो वो कभी भी किसी चैनल पर किसी पैनल के साथ नहीं बैठेगा। दूसरे लफ्जों में वो अपनी दाढ़ी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी हो, राजा परवेज अशरफ हो या नवाज शरीफ, वो आपको कभी किसी पैनल के साथ किसी प्रोग्राम में नजर नहीं आएंगे। नवाज शरीफ तो खैर इंटरव्यू ही नहीं देते। एक मरतबा हमारे मोहतरम तलत हुसैन ने इनका इंटरव्यू करने की कोशिश की थी, जिससे मियाँ साहब ने यह सबक सीखा था कि आइंदा किसी को इंटरव्यू नहीं देना, बल्कि किसी सहाफ़ी से ही नहीं मिलना। अगर मिलना भी हो तो उन चंद सहाफ़ियों से जो काबिल भरोसा हैं। शहबाज शरीफ भी इसी मॉडल को फॉलो करते आए हैं कि उस सहाफ़ी, एंकर या कॉलम निगार के करीब मत जाओ या इसे करीब मत आने दो जो आपकी सियासी सोच से इत्तफाक नहीं करता या आपको मुल्क की तारीख का अजीम तरीन सियासतदान नहीं मानता। वो भी इंटरव्यू देते वक्त ध्यान रखते थे और अब भी रखते हैं कि एंकर उनका कितना वफादार है और वो कोई ऐसा सवाल ना पूछे जिससे बाद में कोई वैसा मसला हो जैसा नवाज शरीफ को तलत हुसैन के इंटरव्यू की वजह से हुआ था। शाहिद खाकान अब्बासी शायद वो अकेले साबिक वजीर आजम हैं जो जब से इस ओहदे से हटे हैं, एक तो बहुत तल्ख हो गए हैं, दूसरा वो तकरीबन हर टीवी शो में नजर आते हैं। बाज दफा तो वो दिन में 2-2, 3-3 शोज में भी बैठे होते हैं। इनके साथ पैनल पर 2-3 दीगर सियासतदान और सहाफी भी होते हैं। कहने को तो कहा जा सकता है कि ये इनकी अच्छी सियासी सोच है और वो दीगर वज़ीर आज़म के बरअक्स खुद को हर जगह मैसर करते हैं। शायद इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि उन्होंने नई सियासी पार्टी बनाई है जिसकी प्रमोशन के लिए हर जगह जाना जरूरी है। दूसरी वजह यह है कि इनके ऊपर अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर का कोई सियासी या माली बोझ नहीं है जैसे दीगर वज़ीर आज़म महसूस करते हैं। यानी इनकी सियासी या माली विरासत इतनी अहम नहीं कि इनसे इस दौर के हवाले से सख्त सवालात पूछे जाएं जिससे पशेमान होने का डर हो, जैसे बाकी साबिक वज़ीर आज़म को होता है। हालांकि इनके दौर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिन पर इन्हें पशेमान होना चाहिए, खुसूसन आज जब वो टीवी शोज़ में असली नस्ली जमहूरियत पर लेक्चर देते हैं। आज अगर सियासी अशराफिया मुक़्तदरा के हाथों मजबूर हो चुकी है तो इसमें शायद खाकान अब्बासी दौर का मुख्तसर अरसा भी शामिल है। अगर आपको याद हो तो इनके दौर में फैज़ाबाद पर एक धरना हुआ था। इस धरने को खत्म कराने के लिए मुजाहिरीन के साथ जो मुआहदा किया गया, इसका साफ मतलब रियासत को नॉन स्टेट एक्टर्स के रहम करम पर छोड़ना था। इस मुआहदे में भी शामिल था कि वजीर आजम अपने एक वजीर को बरतरफ करेंगे, जबकि वजीर दाखिला और डिप्टी DGISI इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। यूं पहली दफा ऐसा हुआ कि नॉन स्टेट एक्टर फोर्स ने वजीर आजम अब्बासी से ये मुआहदा कराया और बाद में इन मुजाहिरीन में पैसे भी बांटे गए थे। आज जब शाहिद खाकान अब्बासी बताते हैं कि मुल्क बर्बाद हो गया है, रियासती रट खत्म हो गई है, इस मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला, तो वो भूल जाते हैं कि इस पूरे खेल में इनका अपना कितना हिस्सा है। अब इनसे इस बाबत सवाल कर ले तो वो इसके 100 जवाब देंगे, अपनी मजबूरियां गिनवाएंगे कि सारे काम मुक़्तदरा कर रही थी। अगर ऐसा था, आप वजीर आजम होते हुए क्या कर रहे थे? अगर आप ये भारी पत्थर नहीं उठा सकते थे तो फिर वजीर आजम क्यों बने थे? जैसे आप खुद को मुक़्तदरा के हाथों मजबूर समझते थे, वैसे ही आपके बाद इमरान खान और शहबाज शरीफ भी खुद को मुक़्तदरा के हाथों मजबूर समझते रहे। अगर आप इस वक्त दबाव में ना आते तो एक रिवायत कायम हो जाती, चाहे इसके नताइज जो भी निकलते। वैसे क्या नताइज निकलते? वही जो मोहम्मद खान जुनेजो के लिए निकले थे जब उन्होंने जनरल ज़िया के खिलाफ स्टैंड ले लिया था, या फिर बेनज़ीर भुट्टो जब वो गुलाम साख खान जनरल बेग के हाथों बरतरफ
बरतरफ हुई या नवाज शरीफ वाले नताइज निकलते जब वो गुलाम इसाक खान के हाथों बरतरफ हुए, या फिर यूसुफ रजा गिलानी वाले नताइज जो एक जज के हाथों बरतरफ हुए। एक दिन हर वजीर आजम ने घर जाना होता है। अवाम सिर्फ ये याद रखते हैं कि कौन इज्जत और एहतराम के साथ घर गया और अपने पार्लिमानी इख्तियार पर समझौता नहीं किया। सवाल यह है कि जो साबिक वजीर आजम अपने दौर में खुद मुक्तदरा और नॉन स्टेट एक्टर्स के सामने न ठहर सका, वो कैसे टीवी पर बैठकर हमें मुल्क की खराबियां गिनवा सकता है। बाकी छोड़े, जब इमरान खान को हटाया गया तो अब्बासी साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की PDM हुकूमत में अपने दोस्त मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनवाया और खुद इनके साथ मिलकर इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC चलाते रहे। ध्यान रहे, मारदार बड़े बड़े काम और वारदातें सब इसी कमेटी में होती हैं। अगरचा काबीना एक बड़ा फोरम है, लेकिन असल चौके छक्के तो ECC में लगते हैं। मैं शर्तिया कहता हूं कि अगर आप शाहिद काका अब्बासी को ये ऑप्शन दें कि वो वजीर आजम बनना चाहेंगे या ECC का चेयरमैन, तो वो ECC का चेयरमैन बनना पसंद करेंगे। इसलिए जब मिफ्ता इस्माइल को वजारत खजाना से हटाया गया तो वो नाराज हो गए और अचानक इन्हें मुल्क के हालात बुरे लगना शुरू हो गए। इनका मानना है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुक्मरानी सियासत में मिफ्ता इस्माइल को हटाने तक कोई खराबी न थी। वही मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने बैंकों को खुलकर LCs की मद में लुट मचाने की छुट्टी दी, जिसके बाद पहली दफा मुल्क में डॉलर्स की 3-4 मार्केटें कायम हुई और डॉलर का रेट ऊपर गया। तब डॉलर का स्टेट बैंक रेट 220 रुपए और ओपन मार्केट रेट 230 रुपए था, जबकि बैंकों ने 248 रुपए पर LCs खोलकर अरबों कमाए। हवाला उंडी का रेट तब 260 रुपए फी डॉलर था। इस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इंक्वायरी की और स्टेट बैंक ने माना कि कुछ बैंकों ने लुट मचाई थी, जिनको चंद करोड़ जुर्माना हुआ। आज शाहिद काका अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल फूले नहीं समाते कि क्या हसीन दौर था उनका, मगर अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। यकीनन बर्बाद हुआ होगा, लेकिन इस बर्बादी में वो अपने हिस्से का क्रेडिट लेना भूल जाते हैं और बड़े भोलपन से यूं जाहिर करते हैं कि जैसे अब कुछ नहीं बचा।